सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बातचीत हुई। शाम 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। तीरथ सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है। आज आखिरी दिन इस दौरे का और 2 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हो गई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हो गई है। देहरादून कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देहरादून में तीसरी लहर को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अस्पतालों में बच्चों के अलग वार्ड बनाए गए हैं और इसके साथ ही माता पिता के रहने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सभी आवश्यक जरूरतों को जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। कहा जा रहा है कि कोविड 3 आएगा, उसकी तैयारियों को लेकर मैंने जिले के अधिकारी, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ उनको बुलाया। उन्होंने जानकारी दी कि भाई हमारी क्या तैयारियां हैं, कि अगर ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो मुझे इन्होंने बताया कि हर हॉस्पिटल्स में इन्होंने उसकी व्यवस्था की है, बच्चों के लिए बेड सुनिश्चित किए हैं और जुलाई तक हम उसको पूरा कर देंगे। जैसा कि कहा कि सितंबर तक आना, उससे पहले हमारी सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और आने वाले समय में, क्योंकि जो कोई बच्चा अगर मान लिया एडमिट होता है तो उसके साथ उसका पेरेंट्स, मतलब उसके माता पिता भी रहते हैं, उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि जिस प्रकार से हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमने कोविड 1 को जीता है, 2 को जीता है और 3 को भी हम रोक देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 19 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई। देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या 250 और 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं नैनीताल जिले में मरीजों की संख्या 27 है और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक ऊधम सिंह नगर जिले में 1 मामला सामने आया है और 1 मरीज की मौत हुई है। ब्लैक फंगस से 18 मरीजों ने जिंदगी की जंग हारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में मौतों में लगातार कमी आई है, जबकि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 279 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में 19 मामले सामने आए हैं। देहरादून में ब्लैक फंगस के 250 मामले हैं। 18 लोगों ने ब्लैक फंगस के खिलाफ जंग हार गए हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जहां शासन प्रशासन हर तरीके से अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे समाज के दुश्मन हैं जो छोटे छोटे लालच में आकर अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे एक युवक और युवती की मुनिकी रेती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला ऋषिकेश की सीमा से लगे डाडवाला चौकी का है। स्वास्थ्य विभाग के चेकिंग बूथ पर एंटीजन टेस्ट करने वाले चिकित्सकों की टीम में काम करने वाले एक युवक द्वारा सिर्फ 5,000 रुपए के लालच में दिल्ली से आने वाले 8 युवकों को झूठी RT-PCR रिपोर्ट जारी कर दी गई। पकड़े गए आरोपी युवक और युवती को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। ढालवाला क्षेत्र में एक फर्जी RT-PCR का प्रकरण सामने आया था, जिसमें माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा भी वहां पर अपनी उपस्थिति में ये सब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और पुलिस द्वारा भी इसमें तत्पर कार्रवाई करते हुए लगातार जो इसके पूरे तार जुड़े हुए घटनाक्रम थे उसका अनावरण किया गया और जो पैथ लैब्स इसमें संलिप्त थी, साथ ही साथ जो युवक था जो मात्र 5,000 रुपए के लालच में
लगभग 8 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट बना के 1 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा रहा था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसके वृहद स्तर पे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच जारी है। उधर रुड़की के टांडा भनेड़ा के शिविर में 4 दिन में एक भी व्यक्ति के कोरोना का टीका नहीं लगवाया गया। सूचना मिलने के बाद सीएमओ, सीडीओ और डीपीआरओ पूरी टीम के साथ गांव पहुंचे और जिम्मेदार लोगों को समझाकर टीकाकरण शुरू कराया गया, जिसके बाद गांव में कुल 104 लोगों ने टीके लगवाए। मामला मंगलौर के टांडा का बताया जा रहा है, जहां गांव में स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिनों से शिविर लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसमें टीमें गांव-गांव जाकर 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगा रहे थे। लेकिन कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण लोग इसका विरोध करने लगे। कुछ लोग गलत प्रचार ये कर रहे थे कि मतलब जो इंजेक्शन लगाएगा और वो मतलब जल्दी मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को जागरूक किया गया, अभी सीएमओ साहब भी मेरे साथ थे और बीडीओ साहब थे और आपके ये सीडीओ साहब वगैरह सभी लोग मतलब गांव में प्रचार किया, मस्जिद के इमाम भी थे, सब लोगों ने, गांव के जिम्मेवार आदमी सब लोगों को समझाया, बताया, तो लोग जो दिमाग में बैठी हुई थी वो बाहर निकली। ऐसी बात नहीं है, लोग लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि लोग जागरूक हो गए, सभी लोग लगवाएंगे इंजेक्शन। टीकाकरण ना होने का मेन कारण ये था कि सोशल मीडिया आज के टाइम में प्रचार और दुष्प्रचार का एक माध्यम बन चुका है। तो सोशल मीडिया के जरिए जो 18+ पॉपुलेशन है उसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आपको बच्चे नहीं होंगे, और जो 45+ के आदमी हैं उनमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शौर्य डोभाल निरंतर किसी न किसी रूप में राज्य को सहयोग कर रहे हैं। इस क्रम में शौर्य डोभाल के अथक प्रयासों ने नरेंद्र नगर स्थित श्री देव सुमन संयुक्त अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को पहुंचाया है। आपको बता दें कि शौर्य डोभाल ने पिछले दिनों चिकित्सालय का निरीक्षण कर सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार नेगी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मन बना लिया था। उन्होंने इस दौरान संकेत भी दिए थे कि वो अस्पताल की दशा सुधारने का प्रयास करेंगे। शौर्य डोभाल ने उत्तराखंड को 2 ऑक्सीजन प्लांट दान देने का आग्रह मारुति सुजुकी के कार्यकारी निर्देशक से भी किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और अब 10 दिनों के अंदर प्लांट स्थापित कर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर काम करना शुरू कर देंगे। जानकारी के मुताबिक प्रति लीटर 500 लीटर ऑक्सीजन देने की क्षमता वाला ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 40 से 50 बेडों की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकेगा। वहीं अस्पताल की स्थिति सुधारने और मरीजों की सुविधा दिलाने के लिए शौर्य डोभाल के इस कार्य के क्षेत्र में हर कोई सराहना कर रहा है। आपको बता दें कि शौर्य डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार IPS अजीत डोभाल के बेटे हैं। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें और 2 प्लांट बल्कि समर्पित कर सकें, जिसमें से मुझे बहुत खुशी है कि एक प्लांट आज नरेंद्र नगर पहुँच गया है और नरेंद्र नगर का जो अस्पताल है वहाँ पर अगले कुछ दिनों में लग जाएगा। सितारगंज में आम पार्टी के जोनल प्रभारी धर्मवीर अवाना की अध्यक्षता में कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। वहीं किक्षा, सितारगंज, नानकमता और खटीमा विधानसभाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कोरोना किट दी गई। किट में मल्टी विटामिन, पैरासीटामोल, डॉक्सी थर्मल गन, ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर सहित कई जरूरी दवाएं मौजूद हैं। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक कर जरूरतमंद लोगों को दवाइयां देने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के जिलाध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने जिला टीम का विस्तार करते हुए बिशन दत्ता जोशी को जिला महामंत्री और
जनार्दन सिंह को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया है। एक अभियान चलाया गया है। ये नानकमत्ता विधानसभा में भी नानकमत्ता विधानसभा को पूरी तरीके से कोरोना मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और नानकमत्ता के साथ साथ खटीमा सिदारगंज और किच्छा विधानसभा में भी चारों विधानसभाओं का एक जिला है और चारों विधानसभाओं में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को करेंगे। और आज अभी इससे तुरंत बाद से जो है हमारी जो है टीमें इस कार्यक्रम के लिए लग जाएंगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोरोना जो एक नाम का जो एक राक्षस है उसे हम यहाँ से भगा सकें। देहरादून से हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के लिए हरी झंडी दिखा के वहां से कुछ गाड़ियां रवाना की थी, जिसमें एक किट है और हर विधानसभा के लिए वो 28 किटें पार्टी की तरफ से आई हैं, जिसमें सैनिटाइजर है, एक मशीन दी हुई है विधानसभा के लिए घर को दुकान को सैनिटाइज करने के लिए, दूसरा उसमें एक ऑक्सीमीटर है ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, एक टेम्परेचर मीटर चेक करने के लिए है, उसमें कुछ मेडिसिन है। तो हर घर पे जाके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की ये मदद करेंगे अपनी तरफ से। टिहरी में संविदा पर तैनात नर्स ने शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत को स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने और वरिष्ठता के आधार पर संविदा नर्सों की नियुक्ति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल लंबे समय से संविदा कर्मियों को नियुक्ति देने को लेकर मांग चल रही थी। इसी बीच सरकार 15 जून से स्टाफ नर्सों की भर्ती की जा रही है। संविदा पर तैनात नर्सों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाता तो संविदा पर तैनात नर्सें सामूहिक इस्तीफा देकर या आत्मदाह करने पर उतारू होंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। जून को नर्सिंग की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए वो वर्षवार हम लोग का चयन करें। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इस परीक्षा को कराना ही चाहते हैं तो वो परीक्षा कराएं, हम लोगों की ना नहीं है। लेकिन जितने हम लोग संविदा पे काम कर रहे हैं 10 साल 15 साल से, चाहे संविदा पे है, चाहे NHM में है, चाहे किसी और भी सोर्स से लगे हुए हैं, तो हम 450 या 500 के लगभग स्टाफ है, तो उन लोगों को पहले वरीयता दे दें, बाकी जो सीटें बचती हैं उन पर एग्ज़ाम करा दें। और हम लोग ऐसे लोग हैं जो पिछले 15-16 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। देवी आपदा हो गई या कोई बीमारी हो गई, आजकल लगातार 1.5 साल से कोविड चल रहा है, तो उसमें हम दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि आज हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो क्यों सरकार उन लोगों को पहाड़ों में लाकर सेवाएं नहीं कराती है? क्यों सरकार हम ही लोगों से दिन रात काम करा रही है? देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास अब टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा, जिससे लोगों को इस जगह टैक्स से निजात मिल पाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी जानकारी में जब यह मामला आया कि नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसका राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से अब यह निर्णय लिया गया है कि नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल है। वहीं ग्राम प्रधान चंद्रमोहन सिंह पोखरियाल ने बताया है कि पिछले कई दिनों से टोल प्लाजा लगने की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि काफी चिंतित थे। लेकिन विधानसभा के अथक प्रयासों के बाद टोल प्लाजा लगना निरस्त हो गया है। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। बहुत खुश हैं क्योंकि सर्वप्रथम हम स्थानीय विधायक जी को इसका ज्ञापन दे चुके थे, फिर हमने मुख्यमंत्री जी को इसके संबंधित वाकया उनके सामने पेश किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारी क्षेत्र की जनता बेहद परेशान है। तो आज मुझे लगता है कि ये बेहद खुशी का माहौल है। स्थानीय विधायक जी एवं जो माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इसकी आज आधिकारिक पुष्टि इसमें की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस बात का विरोध किया है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से टोल प्लाजा नहीं लगेगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विकासखंड डोईवाला के समस्त जनप्रतिनिधियों से, क्षेत्र पंचायत प्रधान संगठन और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, कि उन्होंने हमारी मांग को रखते हुए और सभी जनप्रतिनिधियों की मांग को रखते हुए क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। डोईवाला विधानसभा में 36 ग्राम सभा है, सभी इससे प्रभावित हो रही थी।
इसीलिए हमने ये कदम उठाया था और आज बड़ा खुशी का पल है। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमें सूचना मिली और हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा आज अपने विधानसभा में जो है आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि नेपाली फार्म के पास जो टोल प्लाजा बनने जा रहा था वो अब नहीं बनेगा, तो हम सभी लोग और जितने भी जनप्रतिनिधिगण, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और जहाँ पर जितने भी जनमानस इससे प्रभावित हो रहे थे, उन सभी के मन में जो है एक खुशी है, खुशी का भाव है और उसी को प्रकट करने के लिए हम सभी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए नेपाली फार्म चौराहे पर और हम सब लोगों ने आतिशबाजी करके और पटाखे जलाकर जो है उनका धन्यवाद भी अदा किया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान पिछले 15 दिनों से लगभग बंद चल रहे हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे व्यापारियों के रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा हुआ है। ऐसे में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर व्यापार उद्योग मंडल के प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उप जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। उप जिलाधिकारी ने व्यापार उद्योग मंडल को आश्वस्त किया है कि उनका ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से तुरंत प्रेषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में व्यापार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र चांदपुरी, महामंत्री नरेंद्र कुमार और जिला मंत्री राजेश गुसाई शामिल हैं। इस टाइम पे जो एसओपी लागू है उसके अनुसार 1 जून और 5 जून को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने थे, जो कि 8 से 11 बजे तक का समय था। इन व्यापारियों की ये मांग है कि जो प्रतिष्ठान खोले जाएं वो हमेशा खोले जाएं, मतलब डेली खोले जाएं और पूरा जितने लंबे टाइम तक ये खोलते थे उतने टाइम तक खोला जाए। तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इसे जिला कार्यालय के माध्यम से वहाँ भेजने की कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण की मार पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले सुगंधित और बेहद आकर्षक फूल लिलियम पर भी पड़ रही है। लिलियम इस बार बाजार में नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पिछले साल लिलियम फूल को बाजार न मिलने से किसानों को 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए हिमालयी क्षेत्रों के किसानों ने इसकी पैदावार ही नहीं की। लिलियम फूल को लेकर इस साल भी किसानों के चेहरे पर मायूसी है। आपको बता दें कि लिलियम फूल को 1 महीने तक पानी में रखकर आप अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक खिलने वाले रहने की क्षमता के कारण बाजार में लिलियम की काफ़ी डिमांड रहती है। पिछले 5 सालों में कम मेहनत पर अधिक मुनाफा देने वाले लिलियम फूल को लेकर बागेश्वर जिले के बागवानों में जागरूकता बढ़ी। जिले में हिमालयी क्षेत्र शामा, लीती, पोथिंग सहित पिंडर घाटी के तलहटी में इसकी जमकर खेती हुई, जहां करीब 20 से 25 किसान लिलियम फूल की खेती में जुड़े हैं। कोविड संक्रमण काल से पहले किसान इस फूल की खेती से 1 से 2 लाख की आमदनी कर लेते थे, मगर कोविड काल में बाजार न मिलने के कारण इस साल किसानों ने लिलियम की पैदावार नहीं की। ऐसे में किसान अब सरकार से कुछ मदद की आस लगाए बैठे हैं। उधर जिला उद्यान अधिकारी RK सिंह के मुताबिक जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की स्थिति और फूलों की बागवानी कर रहे किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सर, मैंने पिछले बार भी 1000 बल्ब लिलियम के लगाए थे। उस टाइम भी कोविड की वजह से इसकी बिक्री नहीं हो पाई थी, और इस बार भी 1000 पौध बल्ब दोबारा से लगाए हैं, और इस बार भी कोविड की वजह से इसकी मार्केट नहीं मिल पाई। पिछले बार भी इस बार भी जितने भी फूल उत्पादक हमारे क्षेत्र में हैं सभी को नुकसान हुआ है। तो मैंने इसी के संबंध में पिछले बार एप्लीकेशन भी दी थी एक सरकार को, शासन प्रशासन को, और ऐसे हम जैसे कृषकों को अभी तक कोई मदद उस तरीके से नहीं मिल नहीं पाई। कितना कारोबार है इस क्षेत्र में लिलियम का? पूरे क्षेत्र में, पूरे अगर कपकोट ब्लॉक की मैं बात करूं तो तकरीबन यहाँ पर 20,000 के आसपास लिलियम के बल्ब लगाए हुए हैं, लिलियम के फूल लगाए हुए हैं। देखिए, काश्तकारों को थोड़ा सा ये कोविड के वजह से फूल को बाहर बेचने में दिक्कत हो रही है, मार्केट में समस्या आ रही है, और ये तो आपदा है। आपदा में तो हमको आपको सबको सहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस पे एक हमारे वहाँ कल एक चिट्ठी आई है कि जिसमें फूलों के उत्पादन करने वाले काश्तकारों को कितनी क्षति हुई है उसकी सूचना मांगी गई है। तो मैं इसको बना के शासन को भेज रहा हूँ। और इनके चूँकि क्लाइमेट लिलियम के फूलों का यहाँ पे सूट कर रहा है, इसलिए हमने भी 2 हेक्टेयर में लिलियम उत्पादन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाई है, और
उसमें हम काश्तकारों को लीलियम का बल्ब देंगे इस साल। बाजपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रेता लगातार पुलिस की नजरों से बचकर लोगों को शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर आबकारी विभाग और एसओजी की टीम ने बोरिया रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। शराब की दुकान पर छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं जहां टीम को भारी मात्रा में स्टॉक में अनियमितताएं दिखाई दी हैं, आबकारी अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान स्टॉक के मुताबिक शराब की बोतलें कम पाई गई। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों से बातचीत कर दुकान स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जसपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी से स्मैक की खेप लाकर उत्तराखंड के कई जिलों में सप्लाई करते थे। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उसमें जो मेन इसको जो लाने वाला था उसके पीछे एक फिल्डिंग लगा रखी थी, तो हमें एक बीच वाला व्यक्ति मिला जिसका नाम खुर्शीद है, और ये जो है उससे ला करके यहाँ लोकल में सप्लाई करता है। जो मेन है उससे ला करके लोकल में सप्लाई करता है, और इससे डील की गई थी हमने 400 ग्राम की। तो पहले उसमें ये 42 ग्राम लगभग ये ले आया था, और 42 ग्राम 2 लोग थे ये, और इसमें से 36 ग्राम खुर्शीद के पास से मिला था और 7 ग्राम जो है इरफान के पास से मिला था। तो उसमें अनुसार लगभग 1 लाख रुपये से ऊपर इसकी कॉस्ट होगी। बाजपुर में व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानें खोलने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लगातार कर्फ्यू की सीमा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी के संकट मंडराने लगे हैं, जिसके चलते व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजपुर में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर नगर में जुलूस निकाला और भगत सिंह चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पूर्ण रूप से बाजार खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।